हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं CAPF SC 2026 के लिए जो पेपर 2 का क्लासेस हैं उसका आज रहने वाले हैं लेक्चर सीरीज 11। ठीक है, तो एक बार जो है क्या करना कि स्टार्टिंग से इसको कवर करते हुए आना। अगर फर्स्ट टाइम इस क्लास में आ रहे हो तो मेक श्योर ये करना कि अगर स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो और स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इतना गारंटेड है कि जो आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट लिख पाओगे, प्लस जो पेपर 2 का जितना भी सेक्शंस होते हैं, चाहे वो ऐसे का सेक्शन हो, चाहे आर्गुमेंट का सेक्शन हो, चाहे अदर जो क्लासेस होगा उसका, इतना तो गारंटेड है कि क्योंकि इतना इफर्ट यहाँ पे लग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लस जो कंटेंट यहाँ से डिलीवर हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वाले कंटेंट है जो नॉर्मली पैड बैचेस में देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर ये करना, क्योंकि जो एक मेन प्रैक्टिकल यहाँ पे डाउट्स होते हैं, प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस आते हैं उस हर एक प्रैक्टिकल चैलेंजेस को यहाँ पे डील करते हुए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे मेंटली प्रेशर हो, चाहे फिजिकली हो, हर एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में कवर करके चलने वाले हैं। क्योंकि 19 जुलाई को एग्जाम है, ध्यान में रखना। अब 19 जुलाई का टाइम है, गर्मी बहुत पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो उसी तरीके से जो है बहुत सारे यहाँ पे कुछ टिप्स हो गया, प्लस उसी तरीके से जो कुछ कॉन्सेप्ट हो गया जिसको मेक श्योर करना है जब एग्जाम में बैठोगे। तो ये सब पूरा हर एक क्लास में डिटेल के साथ कवर करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि टोटल आज करके जो है 11 क्लास हो जाएगा और 11 क्लास में ऐसे का क्लास पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसी के रेस्पेक्ट में अभी जो है आज में जो है पूरा जो ये आर्गुमेंट का टॉपिक है तो ये आर्गुमेंट का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो मेक श्योर बस करना, थोड़ा सा स्टार्टिंग से कवर करते हुए आ रहे हो तो वेल डन है ना। बहुत अच्छे तरीके से सीखे भी होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्लस किस तरीके से ऐसे लिखते हैं, किस तरीके से आर्गुमेंट लिखते हैं, वो सब चीज समझ आ जाएगा। बाकी इस क्लास का जो क्रक्स होगा वो पूरा सैंपल आर्गुमेंट के बेसिस में होगा कि किस तरीके से जो आर्गुमेंट है उसको लिख सकते हो। प्रैक्टिकली अप्रोच यहाँ पे जानने का ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकली वे यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है इसका फॉर्मेट होता है, पूरा जो फॉर्मेट कैसे लिखना होता है। इवन कल मैं जो है एक स्टूडेंट का जो है कॉपी चेक करके, लाइव चेकिंग में कल के क्लास में कवर किया हूँ, है ना। लाइव चेक करके भी दिखाया हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं और उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। ये कल के क्लास में कवर किए हैं, तो उस क्लास को देख लेना, वहां से जो फीडबैक मिलेगा वो फीडबैक बहुत ज्यादा ही यूजफुल होगा। गॉट इट। तो आज कवर करेंगे सैंपल आर्गुमेंट, एक और आर्गुमेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। और ये PYQ है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर, ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 2025 का ही PYQ है। प्रीवियस ईयर ही इस क्वेश्चन को पूछे गए थे कि न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर। अब देखो, पहले बात हमें यह पता होना चाहिए कि डेटरेंट का मीनिंग क्या होता है। डेटरेंस मतलब ये होता है, सिंपल से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जैसे कि ए कंट्री है और ये सपोज करो कि बी कंट्री है। अब बी कंट्री के पास जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं, मिसाइल के साथ जो है एयरक्राफ्ट है। तो ये बी कंट्री क्या करेगा कि अपने जो न्यूक्लियर वेपन है, एयरक्राफ्ट को जो है शोकेस करेगा। अब शोकेस कैसे करेगा कि दूसरे कंट्री को सपोर्ट में दे रहे हैं, दूसरे कंट्री को ग्रांट में दे रहे हैं, या फिर जो है किसी एरिया में अपने जो है बड़े बड़े सबमराइन को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये एक डिटरेंस फैला रहे हैं। कैसे डिटरेंस फैला रहे हैं? एक भय फैला रहे हैं कि देखो कि अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है, जैसे कि ए कंट्री का मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर ये ए कंट्री अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो ए कंट्री को पता होना चाहिए कि इसके पास जो है न्यूक्लियर वेपन है, इसके पास मिसाइल्स हैं। अगर हम अगर अटैक करते हैं इस बी कंट्री के पास तो दोबारा हमारे ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा मिसाइलें हैं, गन्स हैं, है ना। तो ये एक डिटरेंस फैला रहा है। बड़े बड़े न्यूक्लियर हो गया, सबमराइन हो गया, इसको जो है समुद्र में, ओशन में सब क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय करने से एक सिग्नल भेजते हैं। एक्चुअल में उसका डिप्लॉय करने का मेन जो इंटेंशन होता है वो डेटरेंस ही है। डेटरेंस को ही फैलाना उसका जो है मेन इंटेंशन होता है, मतलब डेटरेंस दिखाना कि देख लो अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करते हो तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, सीधा फेंक देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है, समझ आ रहा है। तो इसको डेटरेंस बोलते हैं एक्चुअल में। और ये सबसे ज्यादा जो डेटरेंस वाले फेनोमेना है वो इंटरनेशनल में ज्यादा देखने को मिलता है। नेशनल में किसको डेटरेंस दिखाओगे? स्पेशली अगर मैं इंडिया का भी बात करूं तो इंडिया में तो स्टेट है, स्टेट को थोड़ा ना कोई डेटरेंस दिखाएगा, क्योंकि जितना भी पावर तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो है मोस्टली, और मोस्टली नहीं पूरा जो है इंटरनेशनल एरेना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले
जब भी आंसर राइटिंग करो, मैं कल के क्लास में भी इस पॉइंट को बोला था कि जब भी आंसर राइटिंग करो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो क्वेश्चन में, थोड़ा सा जो है टाइम स्पेंड किया करो क्वेश्चन में, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझोगे एटलीस्ट जो है 50% काम यहीं पे हो जाता है। कल भी बोला था इस बात को। तो न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर। जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेटरेंस है वारफेयर के लिए। क्या मीनिंग समझ पा रहे हो इसका, बताओ तो किस तरीके से इसका मीनिंग यहाँ पे निकाल पा रहे हो। जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेटरेंस बना रहे हैं टू वारफेयर, वारफेयर के लिए जो है ये डेटरेंस का काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन। वेपन बहुत तरीके से होते हैं, ये भी ध्यान रखना। वेपन जो है बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली न्यूक्लियर वेपन का बात किए हैं, तो अदर वेपन का यहाँ पे लिखना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही में नहीं पूछे। इसलिए तो मैं क्या बोला हूं, मैं इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा जोर देके बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस को कम से कम 3-4 बार तो रीड ही कर लो, 3-4 बार एटलीस्ट जो है क्वेश्चंस को समझना। क्योंकि जितना भी पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे, एक चीज जो है अगर ठीक से अगर एनालिसिस किए होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है रीडिंग बिटवीन लाइन के बेस में काम ही कर रहे हैं। रीडिंग बिटवीन लाइंस इतना आसानी से जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, और सीएपीएफ का लेवल है, यूपीएससी का लेवल है, ये इतना आसानी से जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आते, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। प्लस वहां पे तो एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है कि नॉर्मली ऊपर ऊपर बस समझ आता है। तो मेक श्योर ये करना कि एटलीस्ट 3-4 बार, इवन 5 टाइम्स जो है पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करोगे, तब वो जो है मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा एकदम क्लियर हो जाएगा, ओपनली समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं। अब ये न्यूक्लियर वेपन बोले हैं, तो न्यूक्लियर वेपन जो है एक डेटरेंस की तरह काम कर रहे हैं वारफेयर के लिए। अगर इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई वारफेयर कर रहे हैं या फिर कोई वार अगर हमारे ऊपर करता है, तो हमारे पास भैया देखो न्यूक्लियर वेपन है, हमसे अगर लड़ोगे तो सीधा न्यूक्लियर वेपन हम छोड़ देंगे। ये बेसिक इसका लेमन लैंग्वेज में मीनिंग बोल रहा है, ये समझ पा रहे हो। तो ये कब समझ आएगा? जब एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स क्वेश्चंस को रीड करोगे। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकता हूं? इंट्रोडक्शन मैं ये लिख सकता हूं कि सिंस दी हिरोशिमा एंड नागासाकी बम्बिंग, देखो मैं एक एग्जांपल कोट कर दिया यहाँ पे, और ये फेमस एग्जांपल है, सबको पता होता है ये एग्जांपल। सिंस दी हिरोशिमा एंड नागासाकी बम्बिंग देयर प्राइमरी रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम यूज इन अ वार टू डेटरेंस। बताओ, क्वेश्चन बोले गए हैं डेटरेंस के बारे में, मैं इंट्रोडक्शन में ही डेटरेंस के बारे में कोट कर दिया। लिख सकते हो ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हो। डेफिनेशन से स्टार्ट करो, कोई इतना ज्यादा हाई फाई कोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं ही कोई हाई फाई इसमें जो है डाटा देने की जरूरत है। ये सब जो है ऐसे में काम आता है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट को जो है थोड़ा सा सिंपल रखना। इंट्रोडक्शन को हो सके तो डेफिनेशन ही बेस काम करोगे, कल भी बताया था डेफिनेशन बेस ही काम करना है इंट्रोडक्शन को। तो ये इंट्रोडक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिंस द हिरोशिमा एंड नागासाकी बम्पिंग जो है बम्बिंग देयर प्राइमरी रोल हैज शिफ्टेड, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन, बात किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन का बात कर रहे हैं, क्योंकि वेपन तो कई तरीके से होते हैं, सब मराइन भी तो वेपन का ही टाइप है। वारफेयर जितना होता है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सब वेपन की ही कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन हमें किसका प्रेफरेंस देना है? जितना भी एग्जाम्पल दोगे सब न्यूक्लियर का ही एग्जाम्पल देना है, किसी और वेपन्स का एग्जाम्पल नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये है कुछ मेन पॉइंट जिसको यहाँ पे टैकल करना है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी नहीं बोलना कि ये जो कंटेंट यहाँ पे एआई से निकाले गए हैं, यहाँ पे जो पिन लिखा हुआ है ना, बल्कि ये एआई वाला जनरेटेड हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझ आ जाए उसके रेस्पेक्ट में इसको यूज कर रहा हूँ। अब देखो इसको, इसमें ध्यान मत देना। सबसे पहले लिखोगे आर्गूमेंट इन फेवर। अब इसका जो है प्रैक्टिकली लाइव मैं कल लिख के बताया हूँ, चेक करके ही बताया हूँ। आर्गूमेंट इन फेवर, तो इस तरीके से इसको जो है डब्बा में भर देना, भर दिए डब्बा में। ठीक है, पहला पॉइंट मैं क्या बोला हूं कि फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, और इसका अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म अगर दोगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म पहले बात यूज मत करना। ठीक है, ये अगर लॉन्ग फॉर्म लिख रहे हो तो लॉन्ग फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ये ज्यादा बेस्ट होता है एक्चुअल में। तो जो न्यूक्लियर पावर है, अवॉइड डायरेक्ट वॉर ड्यू टू म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ऐसा लिख सकते हो। अब मैं ये चीज जो बोला हूं तो इसको जो है मैं प्रूफ भी तो करूंगा, सपोर्ट भी तो करूंगा अपना। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिख दिया कि एक एग्जाम्पल लिख दिया कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डिस्पाइट इंटेंस राइवलरी द यूएसए एंड यूएसएसआर नेवर फाउट अ डायरेक्ट वॉर। एक किसका एक यहाँ पे मेजर एडवांटेजेस होता है डिटरेंस का।
डिटरेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी देश के ऊपर डायरेक्टली जाके अटैक नहीं कर रहे हैं, बस एक डर का माहौल बना रहे हैं, एक भय का माहौल बना रहे हैं कि अगर कोई देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास जो है न्यूक्लियर वेपन है, सीधा हम उड़ा देंगे। ये हम लोग क्या करें, एज अ डर या फिर एज अ भय यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये पॉइंट को ऐड कर सकते हो। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ लार्ज स्केल वॉर, लार्ज स्केल वॉर को रोका जा सकता है डिटरेंस से, क्योंकि डिटरेंस में हम लोग डायरेक्टली फाउट नहीं करते, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। सेकेंड जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, इसको बता सकते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंश्योर पावर इक्विलिब्रियम। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए या तो इसको एक्सप्लेन कर दो या फिर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन डिस्पाइट टेंशन आफ्टर कारगिल वार कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट एस्केलेट इनटू फुल फ्लेज या फिर फुल स्केल वार ड्यू टू न्यूक्लियर डिटरेंस। समझ पा रहे हो? तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। फिर लिमिट्स फुल स्केल कन्वेंशनल वार हो गया, फिर साइकोलॉजिकल डिटरेंस हो गया। तो इससे क्या समझ आ रहा है अपने को कि जो लिखना है इसी फॉर्मेट में लिखना, और प्रॉपर रियल अगर फॉर्मेट जानना है तो कल के क्लास में डिस्कस किए थे। तो इसमें यह सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन बोले गए तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि 5 पॉइंट में पूरा समरी करके दे दिया, पूरा 5 पॉइंट में मैं पूरा लिख दिया हूं। अब इसका अगर मैं इस अगेंस्ट लिखूं, आर्गुमेंट अगेंस्ट, तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल आर मिस कैलकुलेटेड वार लिख सकते हैं। अगेंस्ट में अगर न्यूक्लियर वार अगर या फिर डिटरेंस हो रहा है तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंशियल या फिर मिस कैलकुलेटेड वार, ये जो डिटरेंस कर रहे हैं ना, तो डिटरेंस भी एक अपोजिट में चला जा सकते हैं। अपोजिट कैसे जा सकते हैं कि खुद सोचो, अब एक देश अगर डिटरेंस अगर फैला रहे हैं तो बाकी देश का चुप थोड़ा ना बैठेंगे, वो लोग भी तो अपना कुछ करेंगे ना, क्योंकि सबको अपने देश का रक्षा करना है, सबको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। तो वो भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स को प्लस डिफरेंट मिसाइल्स को जो है डिप्लॉय करना स्टार्ट करेगा, डिटरेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। जब वो डिटरेंस बनाएगा तो अदर कंट्री भी डिटरेंस करेगा, मतलब एक न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ चल जाएगा पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ चले जाएंगे कि जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा यहाँ पे मिसाइलें होंगे, गन्स होंगे, वो जो है डायरेक्टली सबसे ज्यादा सुपर पावर होगा। तो जब वो सुपर पावर बनेगा या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा जो है मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर वेपन है, वो डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे अपने सबऑर्डिनेट का। तो ये भी एक एडवांटेज, सॉरी एक भी एक जो है डिसएडवांटेजेस होता है। समझ पा रहे हो? तो हर एक पॉइंट को लिंक करते चलो, है ना, लिंक करते चलो, और लिंक के फॉर्म में जो है पूरा आंसर को कोट कर दो, पूरा आंसर लिख दो। जैसे ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, वही पैराग्राफ को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर आर्गुमेंट के फॉर्मेट के साथ उसी कंटेंट को यहाँ पे अप्लाई कर दो। यही तो करना होता है, कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होता, बस यही चीज यहाँ पे करना है। जैसे कि न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन, वही जैसे कि बताया कि अगर न्यूक्लियर स्टेज ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियर रिस्क ऑफ मिसयूज भी तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आता है। उसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एंड इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ बहुत ज्यादा आएगा अगर न्यूक्लियर वेपन परमाणु बम अगर गिरा। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं हिरोशिमा नागासाकी का कि अभी भी क्या हाल है, ठीक है। तो कहीं पे भी गिरा तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग और रिवर्सिबल यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उस रीजन का भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई होते हैं। फिर इनइफेक्टिव इन ए न्यू एज कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कैन नॉट प्रिवेंट टेररिज्म और साइबर वारफेयर, जिससे जैसे कि 9/11 अटैक हो गया, या फिर इकोनॉमिकल या फिर इथिकल कंसर्न, जिसमें से हाई कॉस्ट एंड मोरल यूजेस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये जो है लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है एक्चुअल में लिख सकते हो। नॉर्मली मैं तो ये सैंपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हो। बाकी लास्ट में अगर इसका कंक्लूजन देखोगे तो लास्टिंग पीस डिपेंड नॉट ऑन डिटरेंस अलोन बट ऑन डिसआर्मामेंट, डिप्लोमेसी एंड रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कॉपरेशन। इस तरीके से जो इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। बाकी कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सब तो क्लास में डिस्कस किए। यहाँ पे बस मेरे को ये बस कवर कराना था कि एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, और ये बताना था कि जो क्वेश्चन को कम से कम थोड़ा सा अच्छे टाइम तक रीड करोगे। क्लियर है क्या? आई होप ये जो है समझ आया होगा, और यहीं तक जो है इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा आर्गुमेंट का जो क्लास है यहीं तक कंप्लीट होता है, जिसमें से हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस किए, लाइव प्रूफ भी जो है दिखाया हूँ यहाँ पे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।